पिछले कुछ हफ्तों से न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ही बात बार बार सुनने को मिल रही है। क्या अंडमान एंड निकोबार के समुंदर के नीचे छुपा है भारत का अगला बड़ा एनर्जी सोर्स? और जैसे ही इंडिया में ऑयल मिलने की बात आई, वैसे ही दुनिया के ऑयल ट्रेडर्स ने तो कैलकुलेटर तक निकाल लिए होंगे। और ट्रम्प चाचा ने तो कहीं ये भी मुस्कुरा कर बोल दिया होगा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो, कुछ लोग इसे इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी डिस्कवरी बता रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अंडमान इंडिया का अगला दुबई बन सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या अंडमान के समुंदर के नीचे इतना ऑयल छुपा है कि इंडिया की किस्मत बदल जाए? क्या हम सऊदी अरेबिया या यूएई की तरह एनर्जी पावर हाउस बन सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक और ओवर हाइप्ड हेडलाइन है? और देखो, जब मैंने इस स्टोरी की गहराइयों में जाकर रिसर्च की, तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो शायद आपने अब तक सुनी नहीं होगी। क्योंकि ये कहानी सिर्फ ऑयल मिलने की नहीं है, ये कहानी है 1,000 करोड़ रुपए की, डीप सी ड्रिलिंग की, जियोपॉलिटिक्स की, और उस सपने की जहां भारत एनर्जी के लिए दुनिया पर कम और खुद पर ज़्यादा निर्भर हो। तो आइए समझते हैं अंडमान के समुंदर के नीचे छुपे इस राज को, और देखते हैं कि क्या ये डिस्कवरी वाकई इंडिया का फ्यूचर बदल सकती है या बस एक ओवर हाइप्ड हेडलाइन है। अब तुम बोलोगे, तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या? तो सुनो, फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है, तो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, फूड डिलीवरी महंगी, सब्जियां महंगी, और आखिर में तुम्हारा बजट महंगा। मतलब ऑयल की स्टोरी सिर्फ रिलायंस, ओएनजीसी या ऑयल कंपनीज की स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारी पॉकेट की स्टोरी है। और अगर तुम्हें कभी पेट्रोल पंप पर मीटर को रॉकेट की स्पीड से बढ़ते देखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ऑलरेडी ऑयल इकोनॉमिक्स के विक्टिम तो रह चुके हो। अब देखो, पहले प्रॉब्लम समझते हैं। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर देश है। हर रोज हम लगभग 5.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, 5.7 मिलियन बैरल हर एक दिन। मतलब साल का हिसाब लगाएं तो इंडिया 2 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है। और यहाँ आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, हम इतना ऑयल खुद प्रोड्यूस नहीं करते। हमें लगभग 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका। मतलब हमारी गाड़ी इंडिया में चल रही है, लेकिन उसका फ्यूल दुनिया के आधे ग्लोब के वर्ल्ड टूर करके आ रहा है। अब देखो, इसी बीच एनर्जी एक्सपोर्ट्स का ध्यान गया अंडमान बेसिन की तरफ। रीसेंट एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट्स ने रिसर्चर्स को काफ़ी एक्साइटेड कर दिया, क्योंकि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी पिछले कुछ सालों से अंडमान के ऑफशोर एरियाज में एक्सप्लोर कर रहे हैं। और 2026 और 25 के एक्सप्लोरेशन वेल्स में नेचुरल गैसेस और हाइड्रोकार्बन्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिले हैं। यानी समुद्र के नीचे एनर्जी रिसोर्स होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी तक किसी ने ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं किया कि यहाँ सऊदी अरेबिया जैसा रिजर्व मिल गया है। और अभी स्टोरी एक्सप्लोरेशन स्टेज में ही है। और एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के बीच का डिस्टेंस मानो दिल्ली से न्यूयॉर्क जितना लंबा हो सकता है। अब देखो, अंडमान हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि अंडमान बेसिस कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। ये बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न रीजन में फैला हुआ एक मैसिव ऑफशोर बेसिन है। अब देखो, रिसर्चर्स का मानना ये है कि इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर म्यांमार और इंडोनेशिया के उन रीजन से मिलता जुलता है जहां पहले से लार्ज हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स मौजूद हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इस एरिया को फ्रंटियर बेसिन कहते हैं। अब फ्रंटियर बेसिन का मतलब ये है ऐसा एरिया जहां अभी एक्सप्लोरेशन शुरू हुई है, लेकिन फ्यूचर डिस्कवरीज की पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। मतलब ये क्रिकेट मैच का फर्स्ट ओवर है, सेंचुरी भी बन सकती है और फर्स्ट विकेट भी गिर सकती है, और कभी भी कुछ भी फाइनल नहीं है। अब सोचो तुम, आपको समुंदर के नीचे छुपे ऑयल तक पहुंचना है। बहुत सिंपल लग रहा है ना? लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं है।
कुछ ड्रिलिंग लोकेशंस ऐसे एरियाज़ में है जहां पानी की गहराई 1000 से 3000 मीटर तक पहुंच जाती है और उसके बाद भी ड्रिल को समुद्र के फ्लोर के नीचे कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है। मतलब पहले इंजीनियर्स को 2 से 3 किलोमीटर पानी के अंदर जाना है, फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर और कई किलोमीटर तक। इसीलिए डीप सी ड्रिलिंग दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। अब देखो एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि अंडमान बेसिस इंडिया की सबसे प्रॉमिसिंग फ्रंटियर बेसिन में से एक हो सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल के साइंस मिलना और कमर्शियली प्रॉफिटेबल रिजर्व मिलना दोनों अपने बात में अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें एग्जाम का सिलेबस मिल जाना और एग्जाम में टॉप कर जाना। देखो रिलेटेड ज़रूर है लेकिन गारंटी बिल्कुल नहीं। और कई बार कंपनीज मिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर देती है और फिर भी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी में ऑयल नहीं मिल पाता। इसीलिए एक्सपर्ट्स एक्साइटमेंट के साथ साथ कॉशन भी रखते हैं। अब देखो, अब तक की स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें ये लग रहा होगा बस गेम ओवर, इंडिया को अपना ऑयल मिल गया, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और अंडमान इंडिया का अगला दुबई बन जाएगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी बोरिंग होती है। सबसे पहले मेरा एक सवाल, अगर कल सुबह कमर्शियल रिजर्व अनाउंस हो जाए तो क्या इंडिया ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंडिया की भूख बहुत बड़ी है, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस स्पीड से तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। एक्सपर्ट्स अंडमान को सोल्यूशन नहीं बल्कि स्टेप्स इन द वेरी गुड डायरेक्शन कहते हैं। और वैसे भी मुझे पता है इस वीडियो के इस पॉइंट पर आधे लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे होंगे, भाई सीधा बताओ पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं? तो शॉर्ट आंसर है मेरा, ज़रूरी नहीं। क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ ऑयल डिस्कवरी से डिसाइड नहीं होते, उसमें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, टैक्सेस, रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशंस और एक्सचेंज रेट्स भी रोल प्ले करते हैं। मतलब अंडमान में ऑयल मिलने का मतलब ये नहीं है कि अगले महीने पेट्रोल पंप पर तुम सेलिब्रेशन शुरू कर दो। और देखो यही वो बात है जो तुम्हें बहुत कम लोग बताते हैं। अंडमान इंडिया की कोई पहली डिस्कवरी नहीं है। इससे पहले भी इंडिया के कई रीजन्स में ऑयल और गैसेस मिल चुके हैं, जैसे असम, मुंबई हाई, गुजरात, कृष्णा गोदावरी बेसिन, राजस्थान और कई दूसरे रीजन्स। पर फिर आज भी हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं यार? क्योंकि वही बात, ऑयल मिल जाना और ऑयल निकाल पाना दोनों अलग बातें हैं। कई रिजर्व्स बहुत डीप होते हैं, कई प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, कई जगह एनवायरमेंटल अप्रूवल चैलेंजेस बन जाते हैं और कई बार रिजर्व्स इतने छोटे होते हैं कि एक्सट्रैक्शन बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होती। और देखो दूसरे एंगल से अगर तुम सोचो, एनवायरमेंट, अंडमान सिर्फ पोटेंशियल ऑयल रिजर्व नहीं है, ये इंडिया का सबसे ब्यूटीफुल मेरीन इकोसिस्टम में से एक है। यहाँ कोरल रीफ्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, टूरिज्म है और फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अब देखो सपोर्टर्स कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्रिटिक्स कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है। और सच कहूँ दोनों की बात में दम है। अब देखो फिलहाल अंडमान की स्टोरी उस मूवी ट्रेलर की तरह है जिसके ट्रेलर बहुत धमाकेदार लग रहा है, लेकिन पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी या फ्लॉप ये तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है अंडमान इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करे, हो सकता है कि फ्यूचर में बड़े बड़े रिजर्व कंफर्म हो जाए, या हो सकता है एक्सपेक्टेशन जितनी बड़ी है रियलिटी उतनी बड़ी ना निकले। लेकिन एक बात तो देखो पक्की है, अंडमान के शांत और खूबसूरत समुंदर के नीचे इस वक्त एक ऐसी रेस चल रही है जो इंडिया के फ्यूचर एनर्जी को बदल सकती है। हर एक नया वेल, हर नया सर्वे, हर एक नया डेटा पॉइंट हमें उस सच के और करीब ले जा रहा है जो बे ऑफ बंगाल की गहराइयों से छुपा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या अंडमान इंडिया का नेक्स्ट पावर हाउस बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक ओवरहाइट डिस्कवरी है? कमेंट्स करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताओ। और अगर आप ऐसे ही इंडिया के हिडन सीक्रेट्स, जियोपॉलिटिक्स और फ्यूचर चेंजिंग डिस्कवरीज के बारे में वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।